नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव BTC स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले कारक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वो, और आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि यह जो उद्देश्य होता है, जो ये उद्देश्य होता है किसी भी देश काल, देखिए यह उद्देश्य किसी भी देश काल के परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अतः किसी देश के शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय उसकी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मतलब इसको आप पहले समझ लीजिए कि जैसे यदि हमें किसी देश, कोई भी देश हुआ, यदि वो अपने जो है शिक्षा व्यवस्था का यदि उद्देश्य निर्धारित कर रहा है कि हमें हमारी जो शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, या हमें जो शिक्षा की जो नीति बनानी है वो कैसी होनी चाहिए, इन सारे उद्देश्यों का जब निर्धारण करना होता है तो उससे पहले क्या देखना होता है कि उस समय की वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से हम लोग कोई भी कार्य करते हैं। तो जब भी किसी भी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना हो या हम कोई भी उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर हम लोग उसको निर्धारित करते हैं। जिससे क्या होता है कि अब आने वाले जो भी दिन हैं उसमें जो भी उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसमें जो है कठिनाई ना आए। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। तो इसमें है दर्शन आता है, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, तकनीकी उन्नति, प्राकृतिक तो दोस्तों, बिंदु बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि उन चीज़ों को रटना, हमें पढ़ के जो है रट्टा नहीं मारना है। हमें क्या करना है कि उन सारे बिंदुओं को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है। बस एक बार समझ लीजिए, फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, इसलिए जब भी आप जब निर्धारित करने वाले कारक पढ़ें तो उसके साथ साथ जो है प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे तो दोनों में चीज़ें आपको समान मिल जाएंगी। वहाँ पर भी दर्शन था, यहाँ पर भी दर्शन था, वहाँ पे राजनीतिक विचारधारा थी, यहाँ भी थी। बस क्या होती है, जो चीज़ निर्धारित करती है वही प्रभावित कभी करती है। यदि हम उस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रभावित कर देगी, और जो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे तो आपके उद्देश्यों का निर्धारण होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है इसमें। दर्शन, देखिए दर्शन क्या होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक विचारधारा होती है। सभी लोगों की क्या होती है, विचारधाराएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। सभी लोग कुछ जो है एक ही मत नहीं होता है। जैसे यदि वर्तमान परिस्थिति की बात हम लोग कर लें तो कह दीजिए शिक्षा पे आप कुछ बताइए कि वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था क्या है, क्या इसमें सुधार होना चाहिए, तो उस पर आपको हजारों बहुत सारे आपके सुझाव मिलेंगे। क्यों मिलते हैं, क्योंकि सभी का सोचने का नज़रिया, दृष्टिकोण क्या होता है, अलग अलग होता है। तो दर्शन के अंतर्गत कुछ जो है प्रसिद्ध शिक्षाविद हुए हैं, उनका जो है अपना अपना मानना है, वो अपने हिसाब से जो है शिक्षा को प्रभाषित करते हैं। तो चलिए देखते हैं दर्शन के अंतर्गत अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कि वहाँ पर पाश्चात्य विचारकों में और भारतीय विचारकों में, फिर उसके बाद जो है प्रमुख जो है यहाँ पर वो आदर्शवाद पढ़ेंगे हम लोग, जो भी विचारधाराएं उनको जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको स्पष्टता से हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए पहले इसमें क्या कहता है कि शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का अधिक प्रभाव होता है। जाहिर सी बात है, यदि जो भी राय मांगी जाएगी वो शिक्षाविद से द्वारा मांगी जाएगी, जो भी सुझाव मांगे जाएंगे शिक्षाविदों द्वारा मांगा जाएगा। तो क्या बहुत सारे शिक्षाविद अलग अलग विचारधारा को मानते हैं। जैसे कि प्राकृतवादी के अनुसार कि आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व का विकास और संबंध क्रियाओं का निर्माण, मार्गांतरीकरण, समन्वय तथा प्रजात प्रगत प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए ये कहते हैं कि आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व विकास, संबंध क्रियाओं का निर्माण और मार्गांतरीकरण, समन्वय तथा प्रगति की प्राप्ति ही शिक्षा है।
तो प्रकृति के अनुसार, प्रकृतिवादियों के अनुसार कहते हैं कि बस आप अपनी अभिव्यक्ति कर जाएं, वही क्या है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्तित्व का आपका विकास हो, ऐसा होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। संबंध क्रियाओं का निर्माण होना चाहिए, मार्गांतरीकरण करने वाला होना चाहिए। यदि कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे जो है सही रास्ते पे लाया जा सके, इस तरीके के होने चाहिए इसका शिक्षा का उद्देश्य। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, प्रभावित होता है कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। लेकिन वहीं पर क्या कहते हैं, आदर्शवाद कहते हैं कि आत्म अनुभूति, कहने मतलब अपने आप को अनुभूति कर सको, वो चीज़ है। चरित्र निर्माण भी जाहिर सी बात है शिक्षा के द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। और क्या है, आध्यात्मिक, देखिए जब हम लोग उद्देश्य पढ़े थे वहाँ पर ये था चरित्र निर्माण, तो शिक्षा से क्या होता है, चरित्र निर्माण होता है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास भी होता है। तो ये शिक्षा के उद्देश्य हैं और यही क्या होना चाहिए, इसी प्रकार का शिक्षा का उद्देश्य हमें निर्धारित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है। तो बहुत सारे शिक्षाविद जो भी हैं, प्रकृतिवादी हों चाहे आदर्शवादी हों, सभी लोग का अपना अपना विचारधारा रहता है, अपने अपने हिसाब से वो कहते हैं कि इस तरीके का शिक्षा उद्देश्य होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, वो विचारधारा कहीं ना कहीं प्रभावित करती है शिक्षा के उद्देश्यों की सफलता में, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है, राजनीतिक कारण। देखिए ये बहुत बड़ा कारण आपका माना जाता है, क्यों, क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, वो शिक्षा के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि राजनीतिक स्थितियां अस्थिर हैं तो कहीं ना कहीं क्या होती हैं, शिक्षा का जो भी उद्देश्य रहता है प्रभावित होता है। या यूँ कह दें कि वर्तमान परिस्थिति में यदि जो भी वर्तमान सरकार है वो यदि कुछ शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करती है, तो जब भी 5 साल बाद या जब भी सरकार चेंज होगी तो क्या होगा, दूसरी सरकार जब आएगी तो क्या करेगी, शिक्षा का भी वो अपने हिसाब से मापदंड स्थापित करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो पहले के जो उद्देश्य निर्धारित रहेंगे वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक जो विचारधारा है वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती है। फिर क्या है, सामाजिक विचारधारा। देखिए बहुत बड़ा ये समाज का जो है शिक्षा के प्रगति में एक तरीके से विकास में बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है समाज के हिसाब से। देखिए क्या होता है कि समाज के दशाओं का शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल समाज को शिक्षित करना तथा उसके जीवन यापन के साधन जुटाना है। देखिए यहाँ पर भारतीयों की बात की जाए तो भारतीय के कहते हैं भैया शिक्षित हो जाओ और जो है अपना नौकरी वोकरी कर लो, कमाओ धमाओ, वही क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य ये लोग निर्धारित करते हैं कि हमारा लड़के पढ़ लिए बस नौकरियाँ पाएंगे, बस हमें ऐसे मतलब नहीं है। उसको कहने मतलब नौकरी के लिए बल दिया जा रहा, ज्ञान की प्राप्ति या और सारे विकासों पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा, बस तुम कैसे कह के नौकरी पा जाओ, बस यही बहुत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय समाज में नौकरी पाना शिक्षा का उद्देश्य बन चुका है। लेकिन असल में होना क्या चाहिए, सभी तरीका का विकास होना चाहिए, उसके अंदर सामाजिक गुण आना चाहिए। अब पढ़ लिख के हो गए, सामाजिक गुण है ही नहीं तो आप अपने जीवन का निर्वाह कैसे करोगे। आपको नौकरी पाने के बाद समाज में ही तो रहना है। तो जब आपका जो है सामाजिक विकास हो ही नहीं हुआ, सही से नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ सामने आएंगी। बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो हमें समाज से सीखने को मिलती हैं, तो उन सारी चीज़ों को सीखते हुए हमें जो है अपने जो है शिक्षा के उद्देश्य या लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी भारतीय विचारधारा के अनुसार नौकरी पाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। भारतीय समाज, हालांकि ऐसा सभी लोग नहीं सोचते हैं, बहुत ही कम जो समाज का बहुत ही कम तबका है जो इस तरीके की सोचता है। और भी एक तबका ये भी रहता है कि जो है लड़कियों को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित नहीं करते हैं, बस ये कहते हैं कि लड़कियां जो हैं घर के काम के लिए होती हैं, इनको क्या पढ़ लिख कर क्या करना है, या एक सीमा तक पढ़ाते हैं उसके बाद नहीं पढ़ाते हैं। तो ये विचारधारा क्या है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा का जो उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करना है, ये कहीं ना कहीं क्या होती है, प्रभावित होती है। आज तो फिलहाल कुछ बदलाव आ गया है, पिछले समय में यदि हम उलट कर देखते हैं तो महिलाओं हो गया, लड़कियां हो गई, तो इन पर शिक्षा का उतना ध्यान नहीं दिया गया है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ध्यान दिया जा रहा है, लड़कियां भी आगे जा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। ऐसा क्यों संभव हुआ, शिक्षा के बदौलत हुआ ना, कि शिक्षा जो है सभी के लिए ज़रूरी है, शिक्षा को ग्रहण करना सभी को चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सभी को बराबर हक है शिक्षा ग्रहण करने का, ठीक है।
तो एक तरीके से क्या होती है कि समाज की विचारधारा क्या है, ये भी शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करती है। हम सोचते हैं लड़कियों को जितना मौका मिलता है उतना लड़कियों को मिलना चाहिए, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये समाज पर भी डिपेंड करता है। तभी संभव हो पाएगा कि दोनों लोग को, लड़कियों और लड़कों को बराबर बराबर अधिकार मिल सके। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होते हैं इसके विरोधी होते हैं लड़कियों के, कि नहीं बस इनको जो है इतने ही पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होता है कि शिक्षा के उद्देश्य में सामाजिक विचारधारा भी बहुत प्रभावित करती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, आर्थिक दशाएं। देखिए किसी भी शिक्षा के उद्देश्य यदि हमें निर्धारित किए हैं तो उसमें जो है आर्थिक दशाएं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आर्थिक दशाओं का। क्यों पड़ता है, क्योंकि जो है आर्थिक दशाएं ही हमें शिक्षा से संबंधित साधन उपलब्ध कराती हैं, अवसर उपलब्ध कराती हैं और हमारी सफलता को अग्रेसित करती हैं। यदि मैंने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर दिए लेकिन संसाधनों के अभाव में क्या उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी। आप सोचते हैं कि हम चले जाएं दूर पढ़ाई करने, बाहर चले जाएं, लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आप दूर जा पाएंगे पढ़ाई करने? नहीं जा पाएंगे ना। वर्तमान के आप देख लीजिए, यदि आपके पास मोबाइल या जो संसाधन के रूप में ना होता तो क्या आप बताइए, खुद ही बताइए, क्या आप ये इस समय आप पढ़ रहे होते? आपका कहीं ना कहीं क्या होता, ज्ञान अवरुद्ध होता। जो भी आपकी जो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, थोड़ी बहुत प्रभावित होती है। जिनके पास नहीं उनको देख लीजिए, उनके प्रभावित हो रही है कि नहीं इससे लॉकडाउन में। हालांकि अनलॉकडाउन चल रहा है, तो अनलॉक चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि इस महामारी में अभी विद्यालय वगैरह नहीं खुले हुए हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोग को पढ़ाई उपलब्ध हो पा रही है जिनके पास संसाधन है, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं, आर्थिक दशाओं से ही प्राप्त होती हैं। तो इसलिए जो है आर्थिक दशाएं शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण प्रभावित, शिक्षा के उद्देश्यों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो इसलिए जो है हमें जो भी आर्थिक दशाएं होती हैं, जो भी जीडीपी हो या कहने मतलब देश की आर्थिक स्थिति हो, उसी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अपनी शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। आप जो है बहुत सारे शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर दिए, उसके लिए संसाधन है ही नहीं, तो क्या मतलब रह जाएगा, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हमें जो है आर्थिक दशाओं को भी ध्यान में रखकर अपने शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं, क्या है, तकनीकी उन्नति। देखिए तकनीकी उन्नति भी शिक्षा के उद्देश्यों को कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रभावित करती है। यदि आप पढ़ पा रहे हैं तो एक तकनीकी उन्नति की ही बदौलत है कि आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, चाहे मुझसे पढ़ पा रहे हैं या किसी और के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं। कहने मतलब आपकी जो है कि आपके पास संसाधन उपलब्ध है, तकनीकी उन्नति उपलब्ध है, तभी आप क्या है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं। यदि ये तकनीकी ना होती, 2G चलता, तो क्या आप इस तरीके से पढ़ पाते? नहीं चलता। 4G है भैया, बहुत वीडियो नहीं रुक रहा, आराम से पढ़ रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वीडियो रुकता फिर सोचते ओहो, कुछ लोगों को तो नींद लगने लगती है, गिर जाते बद्द से। ठीक, तो ये क्या है, तकनीकी उन्नति है कि आप 4G का स्पीड से आप जो है चला रहे हैं नेट, और अपना आराम से बिना रुकावट के पढ़ रहे हैं। इसी में यदि बार बार वीडियो रुकता, बफरिंग होता, तो क्या आप जो भी पढ़ रहे हैं क्या उससे प्रभावित नहीं होते? जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ता ना। या तो आप पढ़ते या तो बंद करके रख देते, हटाओ हम नहीं पढ़ेंगे, हैं किताब उताब से देख के पढ़ लेते हैं। यही तो ये शिक्षा की जो तकनीक होती है, इसमें तकनीकी का क्यों प्रयोग किया जाता है, इसीलिए प्रयोग किया जाता है जिससे जो है सही दशाएं उपलब्ध कराई जा सके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति में। चलिए अगला पॉइंट है प्राकृतिक दशाएं। देखिए कहीं ना कहीं क्या है कि देश की प्राकृतिक दशाएं भी शिक्षा के उद्देश्यों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। यदि हम बात करते हैं सुदूर क्षेत्रों में, जैसे हम यदि देख ले जहाँ पर जो है जंगली एरियाओं में, जहाँ पर आदिवासी लोग हैं, वहाँ पर शिक्षा अभी सही से नहीं पहुँच पा रही है, या जहाँ पर बहुत गरीब तबके लोग जो कहने मतलब बहुत शहर से बहुत दूर हैं, या जिनके पास सुविधाएं सही से नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, वहाँ पर शिक्षा क्या है बहुत मुश्किल से प्राप्त हो रही है। तो क्यों, कुछ ना कुछ प्राकृतिक कारण है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों पर चले जाएँ तो वहाँ पर जो पहाड़ी जो पर्यावरण वातावरण रहता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है। क्यों होता है, देखिए यदि पहाड़ों पर देखिए वहाँ पर बराबर ठंडियों के दिनों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, तापमान गिर जाता है। तो आप खुद ही सोच लीजिए, जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आराम से कहीं भी जो है दुबक के बैठना चाहते हैं कि ठंडक ना लगे। तो ऐसे में आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यही कुल हालात क्या होते हैं, प्राकृतिक दशाएं हैं। अभी भूकंप आता रहे,
वो बाढ़ आता रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देख लीजिए बच्चों को, क्या उनकी पढ़ाई सही से चल पा रही है? रुक गई है इस समय। क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधन जो भी थे वो कहीं ना कहीं बाढ़ में फंस गए हैं, या जहाँ गए हैं वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो ये क्या है, प्राकृतिक दशाएं कहीं ना कहीं क्या होती हैं, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ज़्यादा वीडियो बड़ा करने से कोई मतलब निकलता नहीं है, तो थोड़ा पढ़िए, आराम से पढ़िए, समय निकाल के पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, ठीक है। यदि आपको किसी भी पॉइंट पर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।